हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद बनिया। मैं आपका होस्ट और दोस्त मनु अग्रवाल। स्टार्ट करते हैं आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि है एचएसबीसी कैनरा का एक मिक्स इंश्योरेंस कंपनी का आईपीओ। डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर क्या हमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए, या इस स्टॉक में कुछ नहीं है, इसको फुली अवॉइड कर देना चाहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ पे सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर डायरेक्ट जवाब होगा लिस्टिंग गेन के लिए तो अप्लाई नहीं करना चाहिए। पर वही अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए हमको फंडामेंटल और आईपीओ का एनालिसिस करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कंपनी के बारे में। ये कंपनी एक प्राइवेट लाइफ इंश्योरर है, जिसे कैनरा बैंक और एचएसबीसी इंश्योरेंस ने मिलकर प्रमोट किया है। 2007 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है और हाँ, अब ये कंपनी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में एक मेजर प्लेयर बन के उभर रही है। ये कंपनी मेनली सेविंग, एंडोरमेंट प्लान, टर्म इंश्योरेंस, रिटायरमेंट सॉल्यूशंस और ग्रुप प्लान के साथ साथ प्रधानमंत्री जन बीमा योजना जैसी स्कीम भी ऑफर करती है। इनका पोर्टफोलियो 20 इंडिविजुअल प्रोडक्ट और 7 ग्रुप प्रोडक्ट के साथ यहाँ पर बना हुआ है। जून 2025 तक कंपनी ने 10.5 मिलियन लोगों को इंश्योरेंस कवरेज दिया हुआ है। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ के बारे में। यहाँ पे कंपनी का जो इशू साइज है वो निकल के आ रहा है 2500 करोड़ का। मतलब ये इशू साइज थोड़ा छोटा होने वाला है। इसके बाद में अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो प्राइस बैंड है वो निकल के आ रहा है 100 रुपए से 106 रुपए का। ये भी काफी लो रखा गया है। अब बात करते हैं कंपनी यहाँ पे ऑफर फॉर सेल के थ्रू ही यहाँ पे आईपीओ लेके आ रही है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पे 10 रुपए का डिस्काउंट रखा गया है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। यहाँ पे आईपीओ ओपन हो रहा है 10 अक्टूबर को, क्लोज होने जा रहा है 14 अक्टूबर को। अलॉटमेंट की डेट 15 तारीख है। रिफंड 16 के आसपास मिल जाएगा। रिफंड नहीं मिला तो आपको शेयर्स तो क्रेडिट हो ही जाएंगे 16 तारीख को। यहाँ पे लिस्टिंग डेट मानी जा रही है 17 अक्टूबर को। और ध्यान रहे कट ऑफ टाइम यहाँ पे 5 PM 14 अक्टूबर तक का रखा गया है। अब बात करते हैं लॉट के साइजेस की। तो यहाँ पर रिटेलर्स एक लॉट लगा सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। वही बात की जाए एचएनआई कैटेगरी की, तो यहाँ पर 14 से 67 लॉट तक अप्लाई किया जा सकता है, 2 से 10 लाख के बीच में। अब बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, जो इस आईपीओ में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। चलिए समझते हैं। आईपीओ के पहले यहाँ पे प्रमोटर की क्या क्या होल्डिंग थी इसको देखते हैं। कैनरा बैंक 51%, एचएसबीसी 26% और ध्यान से देखिए पीएनबी 23%। यहाँ पर पोस्ट आईपीओ होल्डिंग्स चेंज होने वाली है। यहाँ पर कैनरा बैंक 51% से 37% पे आ जाएगा। एचएसबीसी अपना 26% पूरा का पूरा होल्ड कर रहा है और पीएनबी यहाँ पे 23% से अपना 10% शेयर्स बेच के 13% पे अपने स्टेक्स होल्ड करने वाला है। अब बात करते हैं हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की, मतलब क्या पर्पस था इस आईपीओ को लाने का। पहला यहाँ पे रीजन बताया जा रहा है कि प्रमोटर को यहाँ पे एग्जिट लेना था, मतलब पीएनबी और यहाँ पे कैनरा बैंक अपना हिस्सा यहाँ पे बेच के निकल रहे हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव माना जा रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग करने से पब्लिक प्रोफाइल और ब्रांड की रिकॉग्नाइजेशन बढ़ने वाली है, इसलिए यहाँ पे आईपीओ को लाया गया है। इस स्टॉक में लिस्टिंग की तो कोई अपॉर्चुनिटी बची नहीं है, पर हाँ यहाँ पे लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के लिए कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना काफी जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। पहले हम बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो रिजर्व्स 239 से बढ़कर 567 हो चुके हैं, जो कि अच्छा पॉइंट है। साथ ही साथ कंपनी डेट फ्री है यहाँ पे,
बोरोइंग्स क्योंकि जीरो है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जो मेजर मुझे दिख रहा है वो है इन्वेस्टमेंट का। 15,000 से ये हो चुके हैं 41,000 के आसपास। यहाँ भी एक काफी बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की बैलेंस शीट तो स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। पहले बात करते हैं हम सेल्स ग्रोथ की। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखा जाए तो 3 साल में सिर्फ 8% की यहाँ पे CAGR निकल के आ रहा है, जो कि काफी कम मेरे हिसाब से लग रहा है। वही बात की जाए ओपीएम की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 1% या नेगेटिव ही रहा है, जो कि सिंगल डिजिट है और काफी कम है। तो मुझे इस कंपनी की अगर पीएनएल की बात की जाए तो काफी बेकार यहाँ पे फंडामेंटल्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की बात की जाए तो ईपीएस 1.1 से अभी 1.23 हुआ है। 5 साल में कोई सिग्निफिकेंट यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए कंपनी की यहाँ पे मेरे को पीएनएल वाइज बेकार परफॉर्मेंस ही नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के पीयर्स की। पीयर कंपैरिजन क्योंकि काफी जरूरी होता है। पीयर कंपैरिजन यहाँ पे देखा जाए तो एलआईसी, एसबीआई और एचडीएफसी लाइफ के हिसाब से इस कंपनी का जो पी है वो 80 से ज्यादा है, और वही जो बाकी बड़ी दिग्गज कंपनी है उनका पी 80 या उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है वो फेयर वैल्यू से ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, इसलिए यहाँ पे ये अनअट्रैक्टिव हो जाता है। अब बात करते हैं कंपनी के यहाँ पे आरओसी और आरओई की। यहाँ पे देखा जाए तो कैनरा एचएसबीसी का आरओसी निकल के आ रहा है 8.7 का, और आरओई आ रहा है 8% के आसपास। वही बात की जाए पीयर कंपनीज की, तो यहाँ पे आरओसी और आरओई जो निकल के आ रहा है वो डबल डिजिट में यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब है जो रिटर्न है इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए वो दूसरी कंपनीज में ज्यादा है। यहाँ पे सिंगल डिजिट पे यहाँ पे रिटर्न्स दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी ये अनअट्रैक्टिव हो जाती है। तो मेरे ख्याल से अब समराइज किया जाए तो यहाँ पर जो फंडामेंटल्स निकल के आ रहे हैं वो मुझे इतने ज्यादा अच्छे तो नहीं लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इस कंपनी को स्किप करना ही एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कंपनी से रिलेटेड क्या पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। पहला यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी को प्रमोटर मतलब कैनरा बैंक और एचएसबीसी के स्ट्रॉन्ग ब्रांड होने का फायदा मिलने वाला है। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे ये है कि कंपनी का इंफ्रा और ऑपरेशनल खर्चा कम है, क्योंकि वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर की ब्रांचेस को अपने प्रोडक्ट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरह यूज करता है। थर्ड यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट के थ्रू, बैंक एश्योरेंस गारंटी के थ्रू कैनरा बैंक और एचएसबीसी के दूसरे पार्टनर की वजह से कंपनी को इंडिया के बाहर के 15,700 से ज्यादा ब्रांचेस की यहाँ पे रीच मिल जाती है, जो कि इसके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है कि एचएसबीसी ग्रुप ने यहाँ पर कंपनी को रॉयल्टी फ्री लाइसेंस दिया है, ताकि कंपनी अपने ट्रेडमार्क्स का इस्तेमाल ऑफिशियल नेम और बिजनेस के लिए इंडिया में कर सके। आखिरी पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पर जीएसटी जो 18% लगता था वो अब 0% कर दिया गया है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर 22 सितंबर 2025 से ये डिसीजन ले लिया गया। उम्मीद है इससे लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पे काफी ज्यादा डिमांड इंप्रूव हो जाएगी। कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट तो बहुत देख लिए, अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। पहला यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है FY25 में इंडिविजुअल प्रोडक्ट के आने से 60% जो नया बिजनेस है ये सिर्फ 5 स्टेट से आ रहा है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला और उत्तर प्रदेश। आखिरी है तमिलनाडु। इन स्टेट से गवर्नमेंट की पॉलिसी में अगर कोई बदलाव हुआ तो बिजनेस पर बुरा असर पड़ सकता है। सेकेंड नेगेटिव पॉइंट है कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स का, जैसे नेचुरल कैलामिटीज या मैनमेड इवेंट का। ये इंडिया में काफी आते रहते हैं, इससे यहाँ पे कंपनी की क्लेम की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये भी एक काफी नेगेटिव पॉइंट होने वाला है कंपनी के लिए। थर्ड नेगेटिव पॉइंट है कंपटीशन का, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक प्लेयर यहाँ पर है और मारामारी यहाँ चलती रहती है। अगला नेगेटिव पॉइंट है इंश्योरेंस सेक्टर एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में काम करती है। इरडा इसको कंट्रोल करता है। कोई भी रेगुलेटरी चेंजेस जो कंपनी के खिलाफ हो वो बिजनेस को डिसरप्ट कर सकता है। अब बात करते हैं मेरे सजेशन की। पहला सजेशन है लिस्टिंग गेन के ऊपर। यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो चल रहा है 2% के आसपास, लगभग
₹2 का यहाँ पे प्रीमियम है। मुझे लगता है कि 2% के लिए यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है लिस्टिंग के दिन ये 2% का गेन भी ना बचे। इसलिए मेरे हिसाब से लिस्टिंग के लिए अप्लाई आप मत करिए। अब हम बात करते हैं मेरे सेकंड सजेशन की, जो कि है लॉन्ग टर्म के लिए। मेरे हिसाब से आपको इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए भी सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने इस कंपनी के ऊपर कुछ नेगेटिव पॉइंट निकाले हैं। आप वो समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए क्यों नहीं लेना चाहिए। और हाँ, ध्यान दें कि यहाँ पर ना मैं आपको लिस्टिंग गेन के लिए सजेशन दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए सजेशन दे रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो में ब्रोकर्स का यहाँ पे क्या व्यू है वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। चलिए अब समझते हैं क्या नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। पहला यहाँ पे पॉइंट है एजेंट्स का। इंश्योरेंस सेक्टर में एजेंट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एजेंट यहाँ पे पॉलिसी सेल करने के लिए आते हैं, प्रीमियम कलेक्ट करने के लिए आते हैं, और साथ ही साथ आपको क्लेम्स भी उनके थ्रू ही मिल जाते हैं। इसलिए एजेंट जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा यहाँ पे पॉलिसी सेल होती है कंपनी की। बात की जाए एलआईसी की तो 14.5 लाख के आसपास एजेंट है। बात करें एचडीएफसी की तो यहाँ पे 2.5 लाख एजेंट है। आईसीआईसी की बात की जाए तो 2,40,000 के आसपास इनके एजेंट है। वही बात की जाए इस कंपनी की तो नंबर्स यहाँ पे काफी लो नजर आ रहे हैं। सेकंड नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे प्रमोटर का एग्जिट करना। कैनरा बैंक और पीएनबी यहाँ पे जो एग्जिट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटिमेंट मुझे लग रहा है। अगर कंपनी में ग्रोथ दिख रही थी तो यहाँ पे प्रमोटर बेच के क्यों बाहर जा रहे हैं? उनको यहाँ पे ग्रोथ दिखती तो वो अपना यहाँ पे स्टेक सेल नहीं करते और शायद फ्रेश कैपिटल को इशू करते और उसका आईपीओ निकाल कर लेकर आते। तो इसलिए ये प्रमोटर का जो एग्जिट करने का यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, ये मुझे नेगेटिव लग रहा है। थर्ड यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लग रहा है वो है वीक फंडामेंटल्स के। आप यहाँ पे देखोगे कि कंपनी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस तो यहाँ पर नहीं दे रही है। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर है हाई वैल्यूएशंस का। यहाँ पे आप पी रेशो देखो तो 80 से 100 के आसपास का आपको पी रेशो देखने को मिल रहा है। हालांकि बड़ी बड़ी जो अच्छी कंपनीज हैं इस सेक्टर की, उनका पी रेशो भी 80 के आसपास है, बट इस कंपनी के लिए इतना हाई पी पे इसका वैल्यूएशन लाना मुझे जस्टिफाइड कहीं से भी नहीं लग रहा। मुझे लगता है कंपनी ने यहाँ पे रिटेलर्स को वो पी वैल्यूएशन जो थी, जो एक रिटेलर्स को मिल सकती थी, वो स्पेस ही नहीं दी। इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है जो कंपटीशन इस कंपनी को मिलने वाला है एलआईसी से, एचडीएफसी से और आईसीआईसीआई से, क्योंकि इनका जो मार्केट शेयर है उसको कैप्चर करना इतना इजी नहीं होने वाला। इसलिए इस कंपनी से बेटर कंपनी यहाँ पे हमें फाइंड करनी चाहिए कंपैरेटिव टू इस कंपनी को लॉन्ग टर्म लेने की जगह। तो ये रहे मेरे कुछ पॉइंट्स जिनके थ्रू अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में अप्लाई नहीं करना चाहिए तो शायद यहाँ पे मैं आपके कुछ पैसे सेव कर सकता हूं। क्योंकि अगर कोई कंपनी नेगेटिव रिटर्न्स फ्यूचर में देती है या इससे अच्छी कोई पीयर कंपनी आपको ज्यादा रिटर्न इस कंपनी से दे सकती है तो वहां पे अपना पैसे को आप लगा सकते हो। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।